वेलकम टू एग्जाम मार्क। तो आज हम इस नए प्लेटफॉर्म में एक नए डिजीज कंडीशन के साथ आए हैं। तो आज हमारा जो एक नया यूनिट स्टार्ट होने वाला है जो कि है बिहेवियरल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रंस। तो बच्चों में कौन कौन से बिहेवियरल डिसऑर्डर्स दिखते हैं आज ये जानेंगे कि बच्चे क्यों नखरे दिखाते हैं, क्या टेम्पर टेंट्रम होता है, उनका बिहेवियर क्यों ऐसा होता है, वो नॉर्मल कंडीशन है या फिर एबनॉर्मलिटीज़ हैं, ये जानेंगे आज हम। तो डेफिनेशन है कि बिहेवियरल डिसऑर्डर आर द कंडीशन इन विच अ चाइल्ड सो परसिस्टेंट यानी बना रहे रिपीटेटिव बार बार एक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द चाइल्ड सेज, मतलब बच्चे का एक ऐसा रिपीटेटिव बार बार एक ऐसा बिहेवियर वो कर रहा है जो कि एक्सेप्टेड नहीं है उसकी एज के अकॉर्डिंग। अब ऐसा नहीं कि बच्चा छोटा सा है वो नखरे दिखा रहा है, 2 साल का है बच्चा ज़्यादा रो रहा है तो मान लें कि वो एबनॉर्मलिटीज़ है, नहीं, एज के अकॉर्डिंग बच्चे का बिहेवियर कैसा है। एंड इंटरफेयर विद द सोशल इमोशनल एंड एकेडमिक फंक्शनिंग, एक ऐसा बिहेवियर बच्चे का जो कि एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट ना हो। और दूसरा बोल रहा है कि वो सोशल इमोशनल और एकेडमिक जो फंक्शंस हैं उनको भी हिंडर कर रहा है, उनमें भी इंटरफेरेंस कर रहा है। अब याद है कि कैटेगरी और कंडीशंस, तो बिहेवियरल डिसऑर्डर के अंदर कौन कौन से टाइप्स हैं उनमें भी हम उनके अंदर कौन सी कंडीशंस को पढ़ेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे हैबिट डिसऑर्डर्स, स्पीच डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर्स में भी पहला आज डील करेंगे हम हैबिट डिसऑर्डर। हैबिट डिसऑर्डर के अंदर आज का हमारा डिजीज कंडीशन होगा थंब सकिंग, नेल बाइटिंग, टिक्स, एन्यूरेसिस, इकोप्रैक्सिस, स्टीलिंग और लाइंग। वहीं स्पीच डिसऑर्डर में स्टमरिंग, स्टर्टिंग, फोनेशन, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर में हम पाइका पढ़ेंगे जो बच्चों में बहुत देखा जाता है। एनोरेक्सिया, बुलिमिया नर्वोसा, सोमनैम्बुलिज्म, ये हमारा स्पीच डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर है सोमनैलिक्यू, नाइटमेयर्स या नाइट टेरर्स जिसको बोलते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हम देखेंगे जुवेनाइल डेलिकेंसी, टेम्पर टैंट्रम एंड साइनस। तो डील करते हैं आज का बिहेवियरल डिसऑर्डर में पहला हैबिट डिसऑर्डर्स। हैबिट डिसऑर्डर आर द रेपिटेटिव पर्पसलेस बिहेवियर सीन इन चिल्ड्रन यूजुअली एसोसिएटेड विद इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी। मतलब बच्चा जो है रिपीटेटिव यानी बार बार एक ऐसा काम कर रहा है जिसका कोई पर्पस नहीं है। ऐसे बिहेवियर जब बच्चा शो करता है, क्यों ये एसोसिएटेड होता है उनके इमोशनल स्ट्रेस से, एंजाइटी या इनसिक्योरिटी से। तो हैबिट डिसऑर्डर में क्या होता है थंब सकिंग। तो थंब सकिंग पहला कंडीशन है हैबिट डिसऑर्डर का, जिसमें देखेंगे कि थंब सकिंग इज द हैबिट इन विच द चाइल्ड रिपीटेटिवली सक देयर थम्स एंड फिंगर बियॉन्ड अर्ली चाइल्डहुड। मतलब एक अप्रोप्रिएट एज होती है जब बच्चा थंब सक करता है, लेकिन उस एज के बाद भी अगर बच्चा बार बार थंब सक कर रहा है यानी कि वो अबनॉर्मलिटी है। इसका कॉज क्या हो सकता है? इनसिक्योरिटी एंड एंजाइटी, हंगर, बोर्डम, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। जब बच्चों को अपने माता पिता से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है तो भी वो सक करता है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा 2 साल का वो थम्स अप कर रहा है, इट्स नॉर्मल, लेकिन अगर बच्चा 7-8 साल का है फिर भी वो थम्स अप कर रहा है तो इट्स नॉट नॉर्मल। क्या क्या होंगे इसके? तो इफेक्ट में आता है हमारा डेंटल मैलिग्नमेंट, स्पीच प्रॉब्लम, स्किन इन्फेक्शन। यानी बच्चा अगर थम्स अप करता रहता है तो उस टाइम जब टूथ अराइज हो रहे होते हैं तो बहुत एबनॉर्मल तरीके से निकलते हैं। स्पीच में प्रॉब्लम आएगी, स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है। इसका मैनेजमेंट क्या है? डू नॉट पनिश, बच्चे को उस टाइम पनिश नहीं करना है, उसे समझाना होता है। गिव इमोशनल सिक्योरिटी देनी है। प्रेज द चाइल्ड फॉर द स्टॉपिंग, अगर बच्चा थम्स अप नहीं कर रहा है तो उसको प्रेज करो कि वो सही चीज़ कर रहा है, ऐसे ही करना है। रिमाइंडर द मैथड्स इफ नीडेड, मीन्स उसको रिमाइंडर दो, बार बार उसको बोलो कि ये चीज़ नहीं करनी है। टोका टाकी इसको कहते हैं, टोको बच्चे को बार बार। अब आता है सेकंड वन द नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग इज अ हैबिचुअल बिहेवियर इन विच द चाइल्ड रिपीटेडली बाइट्स द फिंगर नेल, यानी कि बच्चा बार बार अपने नाखूनों को खाता है। ये भी बहुत कॉमन देखा जाता है। कॉज हो सकता है एंजाइटी, टेंशन, फियर, स्ट्रेस, इमिटेशन ऑफ अदर, या दूसरों को देख के भी वो करता है। स्ट्रेस एंजाइटी के साथ साथ अगर बच्चा दूसरों को देख रहा है और नेल बाइट कर रहा है तो वो भी करता है। इसके भी मैनेजमेंट में नॉर्मली वही आता है जो लास्ट में हमने पढ़ा था कि बच्चे को पनिश नहीं करना है, मना करना है, उसे इमोशनल सिक्योरिटी देनी है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ये नेल बाइटिंग में भी मैनेजमेंट में सेम चीज़ें होती हैं। तो
क्या होता है? अदर सडन, रिपीट, रैपिड, रिकरेंट एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आर वोकल साउंड। मीन टिक्स में बच्चा क्या करता है? बार बार, मतलब कि सडन, रैपिड और रिकरेंट इनवॉलंटरी मूवमेंट्स एंड वोकल साउंड्स निकालता है। मतलब बच्चा एक मूवमेंट ले लेगा, फॉर एग्जांपल वो हाथ हिला रहा है तो ऐसे हिलाता रहेगा, उसको कोई पर्पस नहीं है, पर्पसलेस है। बच्चा कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो प्रोड्यूस ही करता रहेगा, बार बार बोलेगा उस चीज़ को, वो बार बार बोलता ही रहेगा, उसका कोई पर्पस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो करेगा। कॉज इमोशनल स्ट्रेस होगा, एंजाइटी, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। इफेक्ट क्या है? सोशल एम्बेरसमेंट होगा। बच्चा अगर टिक्स होते हैं अगर बच्चे को, तो उसे सोशल एम्बेरसमेंट होता है। इंटरफेयर विद द डेली एक्टिविटीज़, ये चीज़ उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ है उनमें भी इंटरफेयर करेगी। मैनेजमेंट में आता है डू नॉट ड्रॉ अटेंशन, रिड्यूस द स्ट्रेस, इमोशनल सपोर्ट, काउंसलिंग इफ सीवियर। अगर टिक्स बहुत सीवियर हो रहा है तो काउंसलिंग दिलानी होती है बच्चे को। एन्यूरेसिस क्या होता है? Enuresis is the involuntary passes of the urine after the age of 5 years, usually during sleep. Enuresis में क्या होता है? बच्चे का जो टॉयलेट ट्रेनिंग है, वो बच्चा जब 2.5 से 3 साल का होता है, 3 साल में बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, यानी बेबी को पता होता है कि यूरिन कैसे पास करना है, स्टूल कैसे पास करना है। बेबी पहले टॉयलेट ट्रेनिंग में हम अपना बाउल कंट्रोल ब्लैडर कंट्रोल सीखता है, आफ्टर दैट बाउल कंट्रोल सीखता है। तो हम यहाँ पे अभी हम ब्लैडर कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो बेबी 2.5 से 3 साल में मोस्टली सीख लेता है, लेकिन अगर बच्चा 5 साल का हो गया फिर भी वो बेड वेटिंग कर रहा है तो ये नॉर्मल नहीं होता है, ये बोलते होता है एन्यूरेसिस। इस पे भी आता है, 2 तरह का एन्यूरेसिस होता है, प्राइमरी एन्यूरेसिस और सेकेंडरी एन्यूरेसिस होता है। इसमें क्या होता है? प्राइमरी में बच्चे को कभी टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट ही नहीं हुई, मतलब वो अचीव ही नहीं कर पाया, टॉयलेट ट्रेनिंग फुलफिल नहीं हुआ। सेकेंडरी में क्या होता है? ड्यू टू स्ट्रेस, ये बेबी को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिल गई, इसकी वजह से होता है, या उसे कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन इस पर नहीं होगा, सॉरी। सेकेंडरी और प्राइमरी एंड सेकेंडरी देख लिया हमने एन्यूरेसिस। इसमें क्या होता है? कॉज डिलेड ब्लैडर कंट्रोल, बच्चे का ब्लैडर कंट्रोल डिलेड है, डीप स्लीप में है, इमोशनल स्ट्रेस और जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। इफेक्ट क्या होगा? अगर बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है तो उससे उसका लो सेल्फ एस्टीम होगा, सोशल एम्बैरेसमेंट होगी। मैनेजमेंट में आता है कि डू नॉट स्कॉल्ड, बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटे नहीं। रिस्ट्रिक्ट द फ्लूड एट द नाइट, शाम के 5 बजे या 4 बजे से रात जो इवनिंग वाला टाइम होता है उस टाइम पे बच्चे को फ्लूड डाइट नहीं देनी है। ब्लैडर ट्रेनिंग देना है बच्चे को, यानी उसका एक शेड्यूल सेट करना है। बच्चा सो रहा है तो उसको रात में उठा के एक बार उसको यूरिन पास आउट कराना है, उसको टाइम सेट करना है कि इसी टाइम पे उसको जाना है यूरिन पास आउट करने के लिए। तो जब शेड्यूल उसका सेट हो जाता है तो उसकी हैबिट यानी कि उसकी आदत हो जाती है उसी टाइम पे पास आउट करने के लिए। बेड वेटिंग अलार्म्स का आप यूज़ कर सकते हैं। इकोप्रैक्सिस में क्या होता है? इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल डायरिया। बच्चा इकोप्रैक्सिस इज द इनवॉलंटरी passes of the urine in the inappropriate place after the 4 year of the age। नहीं, बच्चा 4 साल का हो गया लेकिन फिर भी कहीं भी स्टूल पास आउट कर देता है, इसको इकोप्रैक्सिस बोलते हैं, इनकोप्रैक्सिस बोलते हैं, या इसको पैराडॉक्सिकल डायरिया भी बोलते हैं। कॉजेस क्या है इसके? क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, पुअर टॉयलेट ट्रेनिंग, इमोशनल स्ट्रेस। इफेक्ट इसकी वजह से क्या होंगे कि स्किन इरिटेशन, सोशल आइसोलेशन होगा। अब मैनेजमेंट में इसको हम पहले तो कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करो, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए हम लग्जेटिव्स दे सकते हैं बच्चे को, हाई फाइबर डाइट्स दो, फ्लूइड दो, और रेगुलर टॉयलेट हैबिट्स, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इसके मैनेजमेंट में आता है। और अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि टॉयलेट ट्रेनिंग को लेके ये इनकोप्रैक्सिस, एन्यूरेसिस, तो एन्यूरेसिस में मेडिसिन दी जाती है इमिप्रामिन। इमिप्रामिन ऐसी दवा है जो कि एन्यूरेसिस में दी जाती है। हमने पढ़ लिया इनकोप्रैक्सिस, जिसको पैराडॉक्सिकल डायरिया बताया बोला जाता है। इसका मैनेजमेंट देखा कि हाई फाइबर डाइट देना है क्या, ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो। लग्जेटिव्स दे सकते हैं, सपोस्ट्रीज जो दी जा सकती हैं। अब आता है स्टीलिंग, बच्चों में स्टीलिंग भी होता है, यानी चोरी करना। स्टीलिंग इज द बिहेवियर इन विच अ चाइल्ड टेक द थिंग दैट डू नॉट बिलोंग टू हिम और हर, जो चीज़ उससे बिलोंग नहीं कर रही है, उसकी नहीं है, उस चीज़ को भी वो ले लेगा। होता क्या है कॉज इसका? क्यूरियसिटी, बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, अटेंशन सीकिंग नेचर है उसका,
पीयर प्रेशर या पुअर मोरल गाइडेंस। पुअर मोरल गाइडेंस मीन्स उसको पता ही नहीं है कि वो चीज़ जो ले रहा है किसी और की, और ये चीज़ सही नहीं है किसी और की चीज़ लेना, उसको कभी ये गाइडेंस ही नहीं मिली। इफेक्ट क्या होगा? लॉस ऑफ ट्रस्ट। अगर बच्चा स्टीलिंग करेगा इससे लॉस ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होंगी। मैनेजमेंट में क्या होगा? एक्सप्लेन राइट एंड रॉन्ग। बच्चे को एक्सप्लेन करना है उसे क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ये उसके पेरेंट्स उसको समझाएं। अवॉइड द हार्श पनिशमेंट, उसको बहुत ज़्यादा पनिश मत करें। मोरल एजुकेशंस प्रोवाइड करें। पेरेंटल सुपरविजन, यानी उसको पेरेंट्स उसके सुपरवाइज करें उसे। टेलिंग लाई, बच्चे जो झूठ बोलते हैं ये भी उनके बिहेवियर में आता है, बिहेवियर का हैबिट डिसऑर्डर है। टेलिंग लाई में क्या होता है? लाइंग इज द एक्ट ऑफ इंटेंशनली गिविंग द फॉल्स इन्फॉर्मेशन बाय द चाइल्ड, मीन्स इंटेंशनली जानबूझकर वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कॉज क्या है? फियर ऑफ पनिशमेंट। कभी उसने सच बोला हो तो उसके मम्मी पापा ने उसको बहुत ज़्यादा पनिश कर दिया हो, इसकी वजह से वो उस पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चा बार बार झूठ बोलता है। डिज़ायर फॉर अटेंशन, उसको लगता है मैं इस चीज़ को झूठ बोल के मुझे अटेंशन मिलेगी, या इमेजिनेशंस में होता है वो। अभी आता है स्पीच डिसऑर्डर। ये था हमारा टेलिंग लाई। अब आता है हमारा स्पीच डिसऑर्डर। तो स्पीच डिसऑर्डर में आता है डेफिनेशन, स्पीच डिसऑर्डर्स आर द कंडीशन इन विच अ चाइल्ड हैज डिफिकल्टी इन स्पीच फ्लुएंसी, क्लियरिटी, वॉइस प्रोडक्शन। यानी कि स्पीच डिसऑर्डर में बच्चे को डिफिकल्टी हो सकती है फ्लुएंसी में, क्लियरिटी में या वॉइस प्रोडक्शन में। इन तीनों चीज़ों में बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्पीच डिसऑर्डर में क्या क्या आता है? स्टमरिंग या स्टर्टिंग जिसको बोलते हैं। स्टमरिंग इज द डिसऑर्डर ऑफ द स्पीच फ्लुएंसी, यानी जब फ्लुएंसी में, स्पीच की फ्लुएंसी में डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं स्टमरिंग। कैरेक्टराइज्ड बाय द रेपिटेशन, प्रोलॉन्गेशन एंड ब्लॉकेज ऑफ द साउंड, मीन्स बच्चे को कुछ बोलना है तो बार बार वो एक चीज़ को पहले रिपीट करेगा, आफ्टर दैट वो बोल पाएगा। या ब्लॉकेज मतलब कि बच्चा बोल रहा हो पहले ब्लॉक होगा देन बोलेगा, रुक रुक के बोलेगा, या एक ही वर्ड को पहले बहुत देर तक खींचेगा देन वो वर्ड प्रोड्यूस करेगा। कॉज इसका हो सकता है इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री भी स्टमरिंग का कॉज हो सकती है। इफेक्ट में क्या होता है? कम्युनिकेशन डिफिकल्टी होगी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से बच्चा सही से बोल नहीं पाएगा, तो कम्युनिकेशन उसका सही नहीं होगा। दूसरा उसका सेल्फ एस्टीम जो होगा वो कॉन्फिडेंस, और जो कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा, कहीं भी कन्वर्सेशन करने से वो हिचकिचाएगा। मैनेजमेंट क्या होगा? डू नॉट इंटरप्ट, जब वो बोले उसको इंटरप्ट नहीं करना है बीच में। इनकरेज स्लो स्पीच, उसको बोलना है कि धीरे धीरे चीज़ों को बोलना है। स्पीच थेरेपी दिलानी है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। अब आता है फोनेशन एंड आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम। इस पे क्या होता है? स्पीच डिसऑर्डर में ही दूसरा है कि फोनेशन एंड आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम में दीज आर द डिसऑर्डर इन विच अ चाइल्ड अनेबल टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स करेक्टली। मीन्स बच्चा अनेबल होता है किस चीज़ के लिए? कि वो साउंड सही से साउंड ही नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। जैसे कि इसका कॉज हो सकता है हियरिंग डिफेक्ट, कि बच्चा सही से सुन नहीं रहा है तो बोल भी नहीं पा रहा है। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं कुछ, इसलिए वो स्पीच प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। ये पुअर स्पीच डेवलपमेंट, जो स्पीच डेवलपमेंट नहीं हुआ है बच्चे का इसलिए वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। इफेक्ट में क्या होगा? अगर फोनेशन या आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है तो जिसकी स्पीच अनक्लियर रहेगी और लर्निंग में भी डिफिकल्टीज आती हैं। मैनेजमेंट में क्या होता है? ट्रीट हियरिंग प्रॉब्लम इफ प्रेजेंट, अगर बच्चे को कोई हियरिंग प्रॉब्लम है तो पहले उसको ट्रीट करना है, स्पीच थेरेपी दिलानी है एंड काउंसलिंग। अब आता है हमारा नेक्स्ट है डिजीज कंडीशन में हमारा कि बिहेवियरल डिसऑर्डर में आता है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में ईटिंग डिसऑर्डर्स आर द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट दैट इफेक्ट द फिजिकल साइकोलॉजिकल हेल्थ। मतलब ईटिंग डिसऑर्डर एक ऐसा कंडीशन है जिसको बोला गया है कि एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स होने की वजह से वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करे। अब ये कैसे करता है ईटिंग डिसऑर्डर? खाना भी कैसे आपको अफेक्ट कर सकता है ये देखते हैं। पहले आता है पाइका। इसमें देखेंगे कि बच्चा कुछ भी ऐसी चीज़ें खाता है जो खाने वाली नहीं है, मतलब नॉन न्यूट्रियस चीज़ें वो खाएगा, वो जैसे कि सॉइल वो खाएगा। तो आता है इस पर कि पाइका इज द परसिस्टेंट ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिएटिव सब्सटेंसेस लाइक मड, चॉक, पेपर। इसका कॉज क्या हो सकता है? पाइका सबसे ज़्यादा दिखता है कि आयरन डिफिशियंसी, अगर बच्चे को आयरन की कमी होती है तो भी वो ऐसी पाइका दिखेगा, उसमें वो मड खाएगा, चॉक खाएगा, सॉइल खाएगा, पेपर खाएगा। पुअर सुपरविजन,
सुपरविजन सही नहीं है, बच्चा खा रहा है जो भी पढ़ा है खाता रहे। डेवलपमेंटल डिले। अब इस पे इफेक्ट क्या होगा, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। बच्चा अगर कहीं भी सॉइल खा रहा है उससे उसके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है और न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि जब बेबी सॉइल खा के ही पेट भर रहा है तो खाना कहाँ से खाएगा। मैनेजमेंट में क्या होता है, ट्रीट द डिफिशियंसीज। अगर बच्चे को किसी विटामिन की या आयरन डिफिशियंसीज जो भी डिफिशियंसी है उसको ट्रीट करना है, सुपरवाइज करना है एंड बिहेवियरल थेरेपीज दिलानी है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें कैरेक्टराइज बाय द रिफ्यूजल टू ईट। बच्चा खाने से मना करता है ड्यू टू द फियर ऑफ गेनिंग वेट। उसको लगता है अगर मैं खाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लूँगा, बल्कि बच्चा ऐसी स्टेज में है कि बहुत दुबला है, उसका ओवर वेट नहीं है, बच्चा थिन है, बट फिर भी उसके अंदर फियर होता है कि खाने से मेरा वेट गेन हो जाएगा। इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है इसका कॉज, फियर ऑफ वेट गेन, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, पीयर प्रेशर हो सकता है, और मीडिया इन्फ्लुएंस। बच्चे फ़ोन में भी देख के जैसे कि एक्टर या एक्ट्रेस को देखते हैं वो दुबले हैं तो मैं भी दुबली रहूँगी या दुबला रहूँगा, ये भी इसका कॉज होता है। इफेक्ट क्या होता है, बच्चा खाना नहीं खाता तो बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है, वो मालनरिश्ड होगा और वीकनेस दिखेगी। मैनेजमेंट में आता है कि न्यूट्रिशनल काउंसलिंग दिलानी है उसे, साइकोलॉजिकल थेरेपी और फैमिली सपोर्ट। अभी आता है बुलिमिया नर्वोसा। ये भी एक अलग ही और अच्छी डिजीज कंडीशन है जिसमें आता है कि बच्चा खाएगा देन उल्टी करेगा। अतः बुलिमिया नर्वोसा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बिंज ईटिंग फॉलोड बाय वॉमिटिंग और पर्जिंग। मीन्स बच्चा जब खाना देखेगा तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अच्छा खाना देख के वो खाएगा, उसके बाद उसको बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने खाना खा लिया, अब तो मेरा बॉडी फिगर खराब हो जाएगा, एक्स्ट्रा वेट गेन कर लूँ, तो उसलिए पर्जिंग करता है। पर्जिंग में वो वॉमिटिंग करेगा, लग्जेटिव्स का यूज़ करेगा, एक्सेसिव एक्सरसाइज करेगा। इसका कॉज क्या होता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस, लो सेल्फ स्टीम। अभी तो इफेक्ट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने के लिए मिलेगा और डेंटल इरोजन मिलेगा। अगर वो बार बार वॉमिट करेगा तो आपको इसोफेगस में अल्सर्स दिखेंगे और आपको नक्कल्स में कुछ साइंस ऐसा दिखेगा कि जब वो उंगलियां डाल के मतलब कि अपनी फिंगर इंसर्ट करके माउथ में वो वॉमिट करता है तो नक्कल्स में भी आपको सिंबल दिखेंगे, उसको चोट लग के यहाँ पे डैमेज रहते हैं उसके नक्कल्स। मैनेजमेंट में क्या होता है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दी जाती है, डाइट रेगुलेशन और फैमिली थेरेपी। और हाँ, जिनको ये बुलिमिया नर्वोसा होता है उनको ऐसे पर्सन्स को आप देखेंगे, ऐसे बच्चे खाना खाएंगे उसके बाद तो तुरंत वॉशरूम की तरफ भागेंगे, अकेले भागेंगे, छुपेंगे लोगों से ताकि वो जाके वहाँ पे वॉमिट कर सकें, यानी पर्जिंग कर सकें। इफेक्ट हो गया, मैनेजमेंट हो गया। अब आता है स्लीप डिसऑर्डर्स। तो स्लीप डिसऑर्डर आर द कंडीशंस दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल स्लीप पैटर्न ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे का जो नॉर्मल स्लीप पैटर्न है वो उससे कैसे डिस्टर्ब होता है, देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। पहला आता है सोमनैम्बुलिज्म। सोमनैम्बुलिज्म में क्या आता है, इज अ कंडीशन इन विच चाइल्ड वॉक ड्यूरिंग द स्लीप विदाउट अवेयरनेस। बच्चा सो रहा है, सोते हुए चल रहा है और वो अवेयर नहीं है कि मैं चल भी रहा हूँ, मतलब नींद में चलना। इसका कॉज है स्ट्रेस, फटीग या डीप स्लीप में है। इसका इफेक्ट क्या होगा, रिस्क ऑफ इंजरी। फॉर एग्जाम्पल छत पे बच्चा लेटा हुआ उठ के चलने लगा, गिर के या बेड से उड़ गया, वो नींद में गिर के उसे चोट लग सकती है। मैनेजमेंट में आता है कि इंश्योर सेफ्टी, अगर वो नींद में चलता है तो उसको सेफ्टी का ध्यान रखना है, रिड्यूस स्ट्रेस और रेगुलर एक स्लीप रूटीन बनाओ उसका। फिर आता है सोमनैम्बुलिक्यू। सोमनैम्बुलिक्यू में क्या होता है कि सोमनैम्बुलिक्यू डेफिनेशन है इसकी, इज अ टॉक ड्यूरिंग द स्लीप विदाउट कॉन्शियसनेस। बच्चा कॉन्शियस नहीं रहेगा, वो स्लीप में है लेकिन बोलेगा, टॉक करेगा, नींद में बोलना जिसको बोलते हैं। इसमें इमोशनल स्ट्रेस और एक्साइटमेंट इसका कॉज है। फिर आता है कि इफेक्ट क्या होगा, यूजुअली सेमलेसनेस, मीन्स उसको हार्मलेस। ये इसका इफेक्ट इस पर कोई नहीं है, हार्मलेस होता है, मतलब कि बच्चा नींद में बोल रहा है, उसका कोई हार्म नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता है कि उसने नींद में बोला भी। मैनेजमेंट में नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, रीएश्योरेंस। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, स्पेसिफिक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। नाइटमेयर्स क्या होता है कि नाइटमेयर्स आर द फ्राइटनिंग ड्रीम्स व्हाइल नाइट टेरर्स आर सडन एपिसोड्स ऑफ इंटेंस फियर ड्यूरिंग द डीप स्लीप। मतलब बच्चा जब बहुत गहरी नींद में होता है तो उसको टेररफुल ड्रीम्स आते हैं। इस पर इसका कॉज होता है फियर, एंजाइटी, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं उसको। ये रात में जब वो सोने गया तो उस टाइम पे आपने उसको हॉरर स्टोरीज सुनाई।
अभी इफेक्ट क्या होगा इसका, स्लीप डिस्टर्बेंस, नाइटमेयर्स आएंगे तो रात में वो जग के बैठेगा, सोएगा नहीं, उसको फियर रहेगा अगर मैं सोऊंगा तो फिर से वही सपना आएगा, डे टाइम फियर हो जाएगा उसको। मैनेजमेंट पे आता है कंफर्ट प्रोवाइड करना है, काम बेड टाइम रूटीन, एक अच्छा काम बेड टाइम रूटीन बनाना है, अवॉइड फ्राइटनिंग स्टोरीज, ऐसी स्टोरीज नहीं सुनानी है जिससे उसे डर लगे। अब आता है नेक्स्ट वन इज पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या आता है, ये मीन्स ये बिहेवियरल डिसऑर्डर का 5वां टाइप है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आर द कंडीशंस दैट अफेक्ट द चाइल्ड्स इमोशनल रिस्पॉन्स, बिहेवियर एंड सोशल एडजस्टमेंट। मीन्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में क्या क्या अफेक्ट होता है बच्चे का, इमोशनल रिस्पॉन्स, बिहेवियर और सोशल एडजस्टमेंट अफेक्ट रहता है। अभी आता है कि इसमें पहला है जुवेनाइल डेलिकेंसी। जुवेनाइल डेलिकेंसी रिफर टू द एंटी सोशल या अनलॉफुल बिहेवियर इन चाइल्ड एंड एडोलसेंट। इस पे बच्चा अनलॉफुल एक्टिविटीज करेगा, उसको दूसरों के राइट्स की नहीं पड़ी होती, उसको सिर्फ खुद का दिखता है, जैसे कि ब्रोकन फैमिली, इसका कॉज होता है पुअर सुपरविजन या पीयर प्रेशर। इफेक्ट क्या है, एंटी सोशल बिहेवियर करेगा वो, लीगल प्रॉब्लम्स, मतलब एंटी जो सोशली एक्सेप्टेड चीज़ें नहीं हैं वो बच्चा परफॉर्म करेगा, और इस पर लीगल प्रॉब्लम्स होती है। मैनेजमेंट में आता है इसके कि फैमिली काउंसलिंग, बिहेवियरल थेरेपी और स्कूल सपोर्ट। फिर आता है टेम्पर टेंट्रम। अब टेम्पर टेंट्रम एक नॉर्मल, अगर छोटा बच्चा वो कर रहा है तो इट्स ओके, बट नॉट अप्रोप्रिएट टू दियर एज। बच्चा बहुत बड़ा है, 11 साल का बच्चा, वो भी टेम्पर टेंट्रम कर रहा है, तो नॉट अप्रोप्रिएट मीन्स वो कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है। टेम्पर टेंट्रम आर द सडन इमोशनल आउटबर्स्ट सच एज क्राइंग, साउटिंग एंड एग्रेसिव। एग्रेशन शो कर, मतलब बच्चा अचानक से बहुत तेज से रो रहा है, चिल्ला रहा है, एग्रेशन शो कर रहा है। इसका कॉज हो सकता है फ्रस्ट्रेशन, अनमेट नीड, अटेंशन सीकिंग। इफेक्ट में क्या करेगा इसका, इफेक्ट आएगा ये पुअर सोशल एडजस्टमेंट। मैनेजमेंट है इग्नोर माइनर टेंट्रम्स, मीन्स बच्चा अगर छोटे छोटे टेंट्रम्स है उसको इग्नोर करना है, बहुत एक्स्ट्रा उसको अटेंशन नहीं देनी है, ओवर प्रोटेक्टिवनेस नहीं दिखानी है। कंसिस्टेंट डिसिप्लिन मीन्स बच्चे को एक कंसिस्टेंट डिसिप्लिन सिखाना है, अगर वो अच्छा बिहेव करता है उसको इसके लिए प्रेस करना है। साइनेस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक अंदर आता है साइनेस। साइनेस इज अ कंडीशन इन विच द चाइल्ड सो एक्सेसिव फियर विड्रॉल इन सोशल सिचुएशन। मीन्स बच्चा अगर सोशल सिचुएशन में जाता है तो बहुत ज़्यादा वो एक्सेसिव फियर शो करेगा और विड्रॉल, वहाँ से वो भगना चाहेगा। अगर सोशलिटी में वो जाएगा मतलब सोशल नहीं होना चाहेगा। इसका कॉज है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, खुद पे उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग, उसके पेरेंट्स इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, कभी सोशलाइज कराया ही नहीं तो बच्चे को पता ही नहीं है। इफेक्ट में होगा सोशल विड्रॉल, पुअर कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट है इनकरेज इंटरेक्शन, बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये था हमारा यूनिट बिहेवियरल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रंस। दैट्स ऑल।